नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 2-3 तरह के महत्वपूर्ण फैक्टर्स को लेकर के। हर बार की तरह सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि जनरल अवेयरनेस में क्या कुछ आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और डिस्कशन के दौरान बहुत हद तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है और किन किन बातों का ध्यान रख करके आप जनरल अवेयरनेस के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उससे बच करके क्वेश्चंस का सही अप्रोच चुनना ये काफ़ी मुश्किल हो पाता है। बट लेक्चर्स क्योंकि कंटिन्यू है, मोर ओवर मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कर चुके हैं वो भी आप अब देख पाएंगे। तो जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखी है बाकी की, उनको देखिए और बेहतर सुविधा के लिए आप इस वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं, जिससे कि आप क्वालिटी और आपके समय दोनों की बचत हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन ऑफ द डे वही क्वेश्चन ऑफ द डे है जो मैं हर बार की तरह डिस्कस करती हूँ आपसे। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे लास्ट में सवाल पूछा था, तो बिल्कुल वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एप्रिसिएशन के भागीदारी हैं जिन्होंने की कोशिश की है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को देने की। और बिल्कुल साथ में, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे है 101, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। मैंने सवाल आपसे पूछा था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज अ अर्थ ट्विन। ठीक है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है, क्या जुड़वा है ना। तो ये आपको बताना है, पृथ्वी के नाम से जाना जाता है या जोड़ा जाता है। ट्विन्स शब्द से आप यहाँ पर जो है अंदाजा लगा पाएंगे। मरकरी है, वीनस है, जुपिटर या सैटर्न है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो आंसर की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले पोजीशंस को देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर। और अब तो चंद्रयान 3 होने के बाद ग्रहों में और उनके जीवन को लेकर के दिलचस्पी हमारी और बढ़ गई है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, मरकरी की पोजीशन यहाँ पर है, वीनस, मार्स, यूरेनस है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो। हालांकि प्लूटो को अब इतनी एग्जिस्टेंस नहीं दी जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मार्स की आप देख पा रहे होंगे, मार्स का मिशन भाई हम कर चुके हैं, हम सभी लोग, है ना। मून का मिशन हमारा अभी हाल फिलहाल में खत्म ही हुआ है और अब तो सन पे भी जाने की तैयारी हमने कर ली है, तो उसमें भी कोई दो राय अब रह नहीं गया है। और यहाँ बसते हैं हम, और हम बात कर रहे हैं किसकी। यहाँ पर जो पिक्चर यहाँ पीछे आपको नजर आई है, ये वाली, आप थोड़ा सा इसको मैच कर पा रहे होंगे कि एक फायरिंग बॉल जैसा आपको नजर आ रहा होगा, हीटेड है बहुत ज्यादा, है ना। तो थोड़ा सा और चलते हैं, वीनस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। वीनस के पोजीशन को चेक कर लेते हैं। आपके अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको वीनस यहाँ पर नजर आ रहा है ना। ये जो ग्रहों के पोजीशंस आप देख पा रहे हैं, तो एक आग के गोले के समान ये होता है, बहुत ज्यादा हीटेड माना जाता है। जो इसका आउटर सरफेस है सन से भी ज्यादा गर्म है। इसकी कुछ दशा इस तरीके से है कि मान लीजिए कि कोई बॉल है और जो अपनी हीट है उसके अंदर ही वो जो है हमेशा बना करके रखती है, रिलीज नहीं करती। जैसे सन और मून का क्या सिस्टम है कि सन जो है जब राइज होता है तो काफी ठंडा रहता है, आग के गोले के समान है। थोड़ा सा जब दोपहर का टाइम आप देखते होंगे, धूप बहुत तेज होती है, इट मीन्स कि सन इज रिलीजिंग मोर हीट, राइट। शाम होते होते फिर से जो हीट होती है वो नॉमिनल हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर उसके बाद जब मून को हम देखते हैं तो मून इज समवेयर शोइंग द शेडोनेस, है ना, जहां पर थोड़ा सा शांत है, थोड़ी सी अपनी जो हीट जो है खत्म करके एक कूलनेस रिलीज करता है। लेकिन वीनस के साथ ऐसा नहीं है। नाम काफी खूबसूरत है वीनस का, लेकिन वीनस के साथ ऐसा नहीं है। वीनस को एक आग के गोले के समान आप देख पा रहे होंगे, यानी कि हीट रिलीज नहीं कर पाता, अंदर इतनी ज्यादा हीट है इसके, है ना। आउटर सरफेस में भी अगर मान लो, अगर आपने कभी सोचा, अभी हम ये सोचते भी हैं कि भाई हम वीनस के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, हम मार्स के ऊपर जा चुके हैं, चांद के ऊपर जा चुके हैं, है ना। तो हम वीनस को के ऊपर क्यों नहीं जाते, क्या वजह है इसकी, जबकि पोजीशन भी बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं है अर्थ से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि इस पे न जाने का कारण सबसे बड़ा यही है कि इस पे लाइफ जो है हम सोच नहीं सकते। आने वाले 50-60 साल तक तो नहीं सोच सकते, हाँ 60 साल बाद चीजें कैसी होंगी वो तो एक अलग बात है। बाकी साइंस है, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। साइंस ने अगर सन पे जाने का चमत्कार और चंद्रयान जैसा मिशन कर लिया है, तो चमत्कारों की कमी बिल्कुल नहीं है। वीनस पे भी संभवतः कुछ ना कुछ चीजें संभव होंगी ही।
लेकिन क्योंकि लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रही है यहाँ पर, क्योंकि और जाने के बारे में इसलिए भी नहीं सोच रहे क्योंकि ये हमेशा जलता रहता है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सन है वो एक टाइम के बाद अपनी हीट जो है बढ़ाता है, कम करता है। वेनस जो है वो 24 घंटे जो है जलता ही रहता है, एक आग का गोला है और हमेशा जल रहा है। तो हीट जो है अपने अंदर ही उसने समा के रखी है, अपने अंदर ही स्टोर करके रखी है, हीट बाहर नहीं निकलती कभी उसकी जल्दी, है ना। इसलिए उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा है। तो जहां पर हीट है तो चीजें संभवतः पॉसिबली जो है इसको तय कर पाना, जान पाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम यहाँ पर नजर आता है। तो साइंस से जुड़ा हुआ हमारा ये जीएस का क्वेश्चन था, और अब देख लेते हैं कि इसकी क्या खास खास पॉइंट्स हैं, क्योंकि वीनस से कई बार कैरेक्टरिस्टिक से सवाल पूछ देते हैं। चंद्रयान 3 भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं एक अलग से 5 से 10 मिनट का सेशन लेकर के आपको डिस्कस करूंगी चीजें। तो देखते हैं। सबसे पहले वही बात है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, है ना, रात को भी चमक रहा है, इट्स लाइक अ स्टार्स, ठीक है। और कहते हैं कि वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ लव, ठीक है। और वीनस यहाँ पर हैज नो मून, उसका अपना कोई चांद नहीं है, ठीक है। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो मैंने पोजीशन भी अभी अभी आपको दिखाई, ये वाली जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा प्लैनेट है हमारा। और जो साइज है, ठीक है, मास, पूरा जो उसकी गोलाई है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट वीनस आर अबाउट द सेम एज द अर्थ, तो बिल्कुल अर्थ के समान ही उसका साइज, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो डेंसिटी है ना। लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है, आप अर्थ पे देखेंगे तो दिन रात जैसी जो एक वेरिएशन होता है, बट वीनस के साथ ऐसा है नहीं, रात को भी वो इट्स लाइक शाइनिंग लाइक अ फायर बॉल, ठीक है। तो ये पुराना जो सवाल मैंने कराया है वो क्वेश्चन ऑफ द डे था। 102 की तरफ बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चौसा, हिस्ट्री से सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है, सवाल पूछ लेते हैं। कई बार क्या पूछे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह ऑन 26 जनवरी। एक तो स्टेटमेंट में ही आपको आंसर क्लियर होगा कि बैटल ऑफ चौसा हुआ था 26 जून को, और किसके बीच में हुआ था, मुगल एम्परर, माफ कीजिएगा, हुमायूं के साथ, और यहाँ पर शेरशाह के साथ, शेरशाह सूरी जिसके नाम से हम जानते हैं। अच्छा, शेरशाह सूरी को जब याद करते हैं तो एक चीज और याद आती है, जरा कमेंट करके बताइए वो क्या है। मैं रोड्स लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आप सही से उसको जोड़ पाएंगे। रोड्स मैंने हिंट कर दिया शेरशाह सूरी को लेकर के, है ना। और मुगलों के दूसरे महान एम्परर हुमायूं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ईयर इन्होंने पूछा है, ठीक है। 39 है, 1539 है, 1440 है, 1639 है, 1729 है। अच्छा, जब कभी ईयर का क्वेश्चन आता है और अगर आपको हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी का क्रमवार जो हमारे ईयर्स होते हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत भी अगर सही अंदाजा है तो आप राइट ऑप्शन की तरफ जरूर बढ़ पाएंगे। तो जब आप हुमायूं और शेरशाह के टाइम पीरियड को देखते हैं, या फिर जब आप मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड को देखते हैं, तो पूरे का पूरा जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर के स्टार्ट हो जाता है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होता है, लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है। तो वहां से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मुगल एम्परर हमारा देखने को मिलता है। तो अब ईयर के ऊपर फोकस कर लेते हैं। मैंने कहा 1526 है ना। तो जो बाबर का जो लाइफ एज था बहुत लंबा नहीं चल पाए वो बेचारे, हालांकि ही वॉज डेफिनेटली अ वेरी गुड एम्परर, चाहे वो लिटरेचर की बात करें, उनके अपनी पिक्चराइजेशन की बात करें, रणनीतियों की बात करें, है ना, या फिर मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात की जाए, तो बाबर को इसके लिए काफी अच्छे से याद किया जाता है। और मुगल एम्परर के भाई पहले बादशाह रहे, तो उसके बारे में तो एक अलग ही जो है चार्म है मुगल एम्परर का। तो 1526 के बाद से थोड़ी सी रणनीति बदलती है। 1639 इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, आप ये ऑप्शन देख भी पा रहे होंगे, भी सही है। 1639 में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अकबर के बाद के जो हमारे रूलर हैं, अकबर के बाद की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक उनका जो प्रोमिनेंट अथॉरिटी था वो देखने को मिलता है। चाहे हम यहाँ पर शाहजहां की बात क्यों न करें, जहांगीर की बात क्यों न करें। 1440 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो मुगल एम्परर या फिर मुगल साम्राज्य की कोई शुरुआत, ओरिजिनेशन था ही नहीं, है ना। सल्तनत एरा ही छाया हुआ था, दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करें 1440 के बीच में। 1729 तो बहुत आगे चला गया, जब यहाँ पर औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं औरंगजेब का टाइम पीरियड अपने आप में काफी ज्यादा, आप सबको पता है कि एक डिबेटेबल, विवादास्पद विषय के रूप में जाना जाता है। 1729 के बाद से आप ध्यान में होगा कि उसके बाद से मुगल एम्परर का जो कहीं न कहीं डाउनफॉल था, है ना, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन शुरू हो चुका था। और 17 कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 1707 में
जैसे ही यहाँ पर चीजें थोड़ी सी तब्दीली में आती हैं, बदलती हैं, तो मुगल एम्परर का ओरिजिनेशन बहुत ज्यादा रह नहीं गया था उनके पास, कुछ और करने को रह नहीं गया था, बहुत काम वो कर चुके थे और अब बचाने की बारी थी। जो उनके अपने जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी, तो बहुत काम कर नहीं पाए। अच्छा, तो सही उत्तर इसका बी है, मैं बता भी चुकी हूँ। 1539 में यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। अच्छा, हालांकि इसमें लिखा भी है, वैसे आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस युद्ध में, बैटल ऑफ चौसा में, है ना, किसकी विजय हुई थी। चौसा की बात कर रहे हैं, 1539 में। कहने की एक नोटेबल मिलिट्री एंगेजमेंट है किसके बीच में, मुगल एम्परर और हुमायूं के बीच में, है ना, जो बाबर ने विरासत में हुमायूं को बख्शी थी। अफगान थे यहाँ पर शेर शाह सूरी, है ना, और शेर शाह का नाम इनको बाद में दिया गया क्योंकि बहुत बहादुर थे ये, और इन्होंने एक बहुत ही बहादुरी से शिकार किया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शेरों को कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन शेर शाह सूरी ने वो भी कर दिखाया था। 26 जून 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था। 10 माइल्स कह रहे हैं साउथ वेस्ट में जाकर के, ठीक है, साउथ वेस्ट का जो आपका पार्ट है, ये वाला साउथ और वेस्ट के हम पार्ट बात कर रहे हैं, राइट। और ये कह रहे हैं कि बक्सर में हुआ था, बक्सर जो बिहार में है, आज का मॉडर्न डे बिहार है। शेरशाह वॉज विक्टीरियस, शेरशाह की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसकी जीत हुई थी, स्टार मार्क कर रही हूँ। क्राउन हिमसेल्फ इज फरीद फरीद अल दिन शेरशाह, नाम याद रखिएगा, फरीद अल दिन शेरशाह के नाम से उनको याद किया जाता है, जब उन्होंने बैटल ऑफ चौसा जीता। और शेरशाह के जीतने के बाद उन्हें नया टाइटल से नवाजा गया, सरताजी की गई उनकी, है ना। तो ये याद रखिएगा, कई बार सवाल डायरेक्टली पूछ लेते हैं, फरीद के नाम से याद रखिएगा, फरीद अल दिन शेरशाह, हिंदुस्तान का बोला जाता है। अच्छा, बैटल ऑफ चौसा को थोड़ा सा और करीब से देख लेते हैं। कहने की बैटल ऑफ चौसा जो आपका हुआ था, यहाँ पे 26 जून में लिख देती हूँ, 1539 में बिहार में। और बैटल वॉज बिटवीन मुगल रूलर हुमायूं, जो दूसरे रूलर थे मुगल एम्परर के, एंड अफगान पठान शेर शाह, है ना, जिनको बाद में उपाधि दी गई थी यहाँ पर फरीद अल दीन शेर शाह की, ठीक है। शेर शाह वॉज द मोस्ट ग्राउंडेड एडवाइजरी हुमायूं अराउंड देन, ठीक है। और बाद में बैटल से पहले शेर शाह ने यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था हुमायूं को, और हु आंसर टू शेर शाह टू कंफ्यूज ऑफ द हुमायूंस आर्मी, जिनको कि ये कहा गया था कि आप हुमायूं के की जितनी भी मिलिट्री और आर्मी उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कीजिए, थोड़ा सा उनके ध्यान को भटकाइए और उनको जो है जीतने का मौका ना मिलने पाए। लेकिन हुमायूं विद हिज लिटिल ट्रूप लेफ्ट फॉर आगरा, और उसके बाद जब पूरी तरीके से हुमायूं यहाँ पर बाद में हार जाता है, तो हिंदुस्तान को छोड़ करके कुछ सालों के लिए वो बाहर भी चला जाता है ना, जहां पर फिर उसने शादी की और उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस लौटता है। हालांकि उसने अब हिंदुस्तान में वापसी करने के बाद शेरशाह को हराया और फिर से मुगल रूलिंग टाइम पीरियड का एक नया दौर शुरू होता नजर आता है। लेकिन जब हम इस युद्ध की बात करते हैं, तो शेरशाह का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो हुमायूं को कंफ्यूज नहीं कर पाया और उसकी मिलिट्री को भी, और उसके बाद हुमायूं निकल गया आगरा की तरफ अपनी छोटी सी मिलिट्री की टुकड़ी को लेकर के। ओके, मानस टाइगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, है ना। आपको बताना है कि जो मानस नेशनल पार्क है यहाँ पर रिजर्व्ड किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो पूछा गया आपसे, असम में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में है। एक चीज मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन किस में ज्यादा है। तो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे, आपको खुद कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस में 4 हैं, असम है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, राजस्थान है। मानस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल असम की बात कर रहे हैं हम। ये आप मैप भी छोटा सा देख पा रहे होंगे, है ना, ये असम का रीजन है, मुंबई है, दिल्ली है बीच में, हिंदुस्तान का मैप है। तो असम का ये वाला जो पार्ट है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मानस टाइगर रिजर्व्ड पार्क लोकेटेड है। ये हिंदुस्तान का जो छोटा सा जो मैंने मैप यहाँ पर लोकेट किया है, ये पूरा का पूरा मैप यहाँ पर भी लोकेटेड है। जैसे कि आप इंडिया के मैप को देखेंगे, तो यहाँ बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है कंप्लीटली ये वाला, है ना, इसको दर्शाया गया है यहाँ पर। तो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, ऑर्गन नेशनल पार्क यहाँ पर देखिए, ठीक है। दीसपुर ध्यान में है आपको। मानस नेशनल पार्क की पोजीशन आप चेक कर पा रहे हैं। तो मानस से ही बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है काजीरंगा पार्क से। तो असम में यहाँ पर मानस 1, ठीक है, औरंग 2 और काजीरंगा पार्क 3 इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों सवाल बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। स्टेट कैपिटल है दीसपुर, इसकी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने तीनों बता दिए। असम नेशनल पार्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अच्छा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट मार्किंग द स्टार्स, जितनी बार भी मैं करूँ कम है। तो इन सबको याद कर जाइए। कौन कौन से आपको याद करने में से तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे सवाल कौन सा पूछा जाता है ये ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम सवाल जो पूछे जाते हैं वो उत्तराखंड से पूछे जाते हैं, असम से बहुत बार पूछे जाते हैं और राजस्थान से पूछ लेते हैं, है ना। तो काजीरंगा वाइल्ड सेंचुरी तो हमने डिस्कस किया, असम में है। मानस के बारे में हमने जान ही लिया है। अच्छा, टाइगर्स है यहाँ पर, तो टाइगर्स के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताइए जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर किस पर्टिकुलर एनिमल को लेकर के बहुत ही फेमस माना जाता है। मानस में तो टाइगर है ना। काजीरंगा में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है, आगे इसके ऊपर भी सवाल आएगा। ठीक है, सुंदरबंस, पेरियार, ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, रणथंभौर, ठीक है, भरतपुर। ये जितने टॉप 9 की मैं बात कर रही हूँ, टॉप 10 में अभी नहीं आई हूँ। टॉप 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 10 मतलब 10वां इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 9 से सवाल आता ही आता है, तो 9 को तो रट लीजिए, घुमा फिरा करके सवाल पूछ लेगा। या तो ये पूछेगा कि किस कहाँ पर लोकेटेड है ये, या फिर ये पूछेगा कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खासियत क्या है, या फिर मानस लाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खासियत क्या, जैसे अभी डिस्कस किया ना यहाँ पर कि टाइगर के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर आपको ये जो मैंने इमेज दिखाई है यहाँ पर, एक मिनट, ये वाली, ये मानस नेशनल पार्क की इमेज है। और जो आपको नजर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो फर्स्ट फ्रंटियर जो इसका बोर्ड है, ये मानस नेशनल पार्क के बाहर ही लगा हुआ है, नेचर्स पैराडाइज करके लिखा हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। हालांकि मानस तो टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, गिर से ही याद रखिएगा कि किसके लिए फेमस है। सुंदरबन, पेरियार से सवाल आया है, कान्हा से आया है, ठीक है, बांधवगढ़ से आया, रणथंभौर से सवाल बहुत पूछा जाता है जो राजस्थान में है। अच्छा, भरतपुर, ताल, देन सरिस्का, और उसके बाद चिल्का लेक। चिल्का लेक से सवाल पूछा जाता है, स्टार मार्क कर रही हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट है, पहले 9 और यहाँ पर 12वां और 14वां 14th। बाकी को एक बार आपको जरूर देखना है, रिमाइंड जरूर कीजिएगा, खासकर तमिलनाडु वाले को देख लीजिएगा, मुदुमलाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से बन सकता है। इसकी जो पीडीएफ है, देखिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा बीट द कंपटीशन, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप देख करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। 104 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट वाज साइंड इन, हिस्ट्री का क्वेश्चन ये दूसरा हमारा आया है, एक ज्योग्राफी का और एक साइंस का हम डिस्कस कर चुके हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट वाज साइंड इन 1948, 47, 49, 50। तो नेहरू, ये जो इमेज आपको नजर आ रही है नेहरू जी की और लियाकत जी की, ये यहाँ पर संधि की बात कर रही है, हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1950। आजादी के बिल्कुल 3 साल बाद ये पैक्ट साइन किया गया था। 47 में हम आजाद हुए थे और 50 में ये पैक्ट साइन हुआ था। ये संधि क्या थी, पैक्ट था क्या, ये देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी इतिहास में इसकी अपनी एक अलग जगह है और कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स में सवाल पूछ लेते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि पैक्ट वाज द आउटकम ऑफ 6 days ऑफ नेगोशिएशन। 6 दिन का जो नेगोशिएशन हमने किया था, ये इंश्योर किया किसके लिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए। तो नेहरू और लियाकत पैक्ट किसके लिए था, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के लिए था, चाहे वो सिख थे, मुस्लिम थे, पारसी थे, है ना, वो सारे के सारे लोग जिनकी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम थी। जैसे आज भी सिखों की बात करें, ठीक है, ये काफी, पारसियों की बात करें, जूइस की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो हिंदुस्तान में उनको आज भी माइनॉरिटीज में काउंट किया जाता है। बुद्धिस्ट की बात करें, ठीक है, तो उनके माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात की थी दोनों ही कंट्रीज ने, हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पर बनाया गया था सेटअप करने के लिए, और यहाँ पर कहा कि इसको सेटअप करने के बाद दोनों ही कंट्रीज में जो मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज माइग्रेट हुए हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि भाई 47 में जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो काफी सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चले गए, काफी सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए, तो उनको हमने रिफ्यूजीज का नाम दिया, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पैक्ट के माध्यम से हम ये सुरक्षित करना चाहते हैं कि यदि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में अपनी मर्जी से चला गया शरणार्थी बन करके, और कोई पाकिस्तानी यदि हिंदुस्तान में आ गया शरणार्थी बन करके, तो ये दोनों देशों का अपना एक अलग राइट बनता है और जिम्मेवारी बनती है कि दोनों ही देशों के लोगों की जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर की जाए, उनके अधिकारों को लेकर के, क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो अपनी मर्जी से किया, लेकिन देश का अगर बंटवारा हुआ है
तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना वो देश के अपने जो मालिकाना हक जिनके पास है उनकी बनती है, चाहे वो नेहरू जी हिंदुस्तान से, चाहे लियाकत साहब पाकिस्तान से थे। ठीक है, तो माइनॉरिटीज इन इंडिया आर वेल प्रोटेक्टेड, बट यहाँ पर टेरर कंट्री की अगर बात करते हैं पाकिस्तान, हालांकि ये शब्द ठीक नहीं है, तो क्योंकि देखिए कि दोनों कंट्रीज के बीच में जितनी ज्यादा ब्रदरहुड और सौहार्दता होगी वो किसी भी देश के लिए बेहतर है। और क्योंकि एक स्टेटमेंटल चीज है, मैंने समझाने के लिए चीजें यहाँ पर डाली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी कंट्री को यहाँ पर टेरर घोषित कर रही हूँ। और वैसे भी देखिए किसी भी कंट्री में कुछ मुट्ठी भर लोगों के खराब काम की वजह से यदि पूरे देश को बदनाम किया जाए तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है ना, तो ये एक अलग बात है। तो ये आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान हैज ईदर किल्ड और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज टू एक्सटिंक्शन। सो कन्वर्जन को लेकर के समस्याएं आती रही और आज भी चीजें काफी चर्चा का विषय बनती रहती है रह रह करके, है ना। तो 8 अप्रैल 1950 में यहाँ पर साइन हुआ था नेहरू लियाकत पैक्ट, माइनॉरिटीज को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 105 की तरफ बढ़ेंगे। फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात। तो क्योंकि भाई जन्माष्टमी का जो यहाँ पर दिवस चल रहा है, तो आपको इसके बारे में बात ना की जाए कैसे संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि टेम्पल है यहाँ पर गुजरात में, है ना। किस नदी के ऊपर है? गुजरात वेस्ट में है, इतना तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और बैंक ऑफ विच रिवर? नर्मदा है, ताप्ती है, गोमती है, लूनी है। तो थोड़ा सा जब इसकी पोजीशन को आप चेक करेंगे तो आप राइट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आप द्वारकाधीश टेम्पल देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मॉडल यहाँ पर अक्षरधाम का भी, जो दिल्ली में है अभी वर्तमान में, है ना, वो भी हमने गुजरात से ही लिया है, जो दिल्ली में बना हुआ अक्षरधाम। ऐसे ही सेम मंदिर हमारा गुजरात में भी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे पहले तो गोमती सही है बिल्कुल, है ना, क्योंकि जब इसकी रिवर की पोजीशन को आप देखेंगे तो आप राइट ऑप्शन की तरफ भी बढ़ पाएंगे। 6 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, है ना। झेलम की पोजीशन याद आ रही है, गंगा की पोजीशन याद आ रही है, ब्रह्मपुत्र की पोजीशन याद आ रही है, और इंडस की पोजीशन हम देख ही पा रहे हैं। तो आपको बताना है कि पद्मा नाम पदम है बांग्लादेश में, ये बताना है कौन सा। तो बांग्लादेश से कौन सी नदी निकलती है, सबसे पहले आपको ये पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें गंगा की, जो जाकर के बांग्लादेश में क्या बन जाती है, यहाँ पर बांग्लादेश में जाकर के वो पद्मा बन जाती है, ठीक है। गंगा रिवर निकलती है और उसके बाद हिमालय से, और उसके बाद जाकर के बांग्लादेश में बन जाती है पद्मा, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ये आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से निकली गंगा रिवर, ये पद्मा रिवर यहाँ पर कन्वर्ट हो, मतलब नाम दिया गया है उसको भाई, बांग्लादेश में जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो इसको हमने गंगा का नाम दिया है। गंगा ही रिवर पद्मा रिवर, पद्मा रिवर ही गंगा रिवर है। बांग्लादेश की हम बात करें, पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, जो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर, एक कह रहे हैं बी और सी को। ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं सी वाले, हिंदुस्तान का ये वाला, ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चाइना ने क्लेम किया कि भाई हमारा एरिया है, और ये भी क्लेम्ड बाय चाइना का ही है। ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये इन्होंने आप देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया है, कश्मीर का जो रीजन है। और ए वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये पाकिस्तान ने क्लेम्ड किया है। वही वाला है कि कश्मीर हमारा है, एलओसी वाला जो सीन चलता रहता है उनका लड़ाई झगड़े वाला, ये इसकी हम हमेशा बात करते हैं। तो ए को यहाँ से डिनोट किया है, बी को यहाँ से, ये हिंदुस्तान का है, इंडिया का है, पाकिस्तान इसको क्लेम करता रहता है। ये सारी जो हदें हैं, ये यहाँ पर चाइना तिब्बत जो है, हमेशा नेपाल भूटान वाले जो एरिया है, ठीक है, वो हमेशा इनको पॉइंट आउट करते रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज को लेकर के जताते रहते हैं कि भाई हमारा है। 107 की बात करते हैं। डिफिशियंसी कह रहे हैं कि साइंस का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, यहाँ पर गोइटर्स की बात कर रहे हैं। घेंघा रोग होता है, बहुत बार आपने देखा होगा टीवी में या फिर ऐसे लोगों को, जिनकी ये वाली जो गर्दन होती है वो काफी ज्यादा सूजी हुई होती है, जैसे लगता है कि अभी बाहर आ जाएगी, है ना। तो वो जो घेंघा रोग या गोइटर्स रोग के नाम से उसको जाना जाता है, वो किस कमी की वजह से होता है? काफी कॉमन है, सबको पता भी होगा ये। आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम या आयोडीन। तो कैल्शियम से तो हड्डियां कमजोर होती है उसकी कमी से, ठीक है। आयरन से खून की कमी होती है, विटामिन सी से आपको आंखों की समस्या हो सकती है, या फिर चमड़े की समस्या, चमड़े के रोगों की समस्या हो सकती है। तो आयोडीन विल बी द राइट ऑप्शन, डी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आयोडीन आप देख पा रहे होंगे, ये रॉ आयोडीन है, इसको जब हम रिफाइन कर देते हैं
तो ये नमक वाला जो आजकल आप अपने घरों में सफेद नमक खाते हैं, वैसा ही कुछ फॉर्मेशन बन जाता है। तो आयोडीन इज अ ट्रेस एलिमेंट है, यहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट होता है कुछ खाने में, एडेड और टू सम टाइप्स ऑफ अ सॉल्ट। और कहते हैं कि डाइट में इसको सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, ताकि हमारे आयोडीन की बहुत आवश्यकता रहती है हमारे दिमाग को, हमारे हार्मोन्स को, और कहीं ना कहीं कहें तो हमारी हड्डियों को भी। तो आयोडीन यहाँ पर होता है, और कह रहे हैं कि ये कंपोनेंट होता है जो होता है आहार अनुपूरक के रूप में उपलब्ध होता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन को जो है थायरॉक्सिन T4 के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर थायरोड्राइनोनिन T3 के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोडीन के भी आगे जाकर के एसेंशियल 2 कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। T4 T3 इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बट आयोडीन को लेकर के चीजें याद रखिएगा। कई बार ऐसा सवाल पूछ लेता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि भाई विटामिन सी से कौन कौन से रोग होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको एक चुनना होगा, या आयोडीन से कौन सी समस्या होती है, तो वो वाला ऑप्शन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 108 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243(5) of the Constitution of India, the minimum age required for being a member of the municipality, कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में वी के अनुसार 5 है, मतलब ये वी नहीं 5 है ये, ठीक है, ये रोमन का आपका 5 है, के अनुसार का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता नगर पालिका कितनी होती है? ठीक है, 28, 21, 32 या 24। तो आप देख पा रहे होंगे प्रेसिडेंट की यहाँ पर 35 होती है, इसका डी ऑप्शन सही है, 21 वर्ष, इतनी तो होनी ही चाहिए, 21 ईयर। ये भी देख लीजिए पूरा चार्ट, एक बार यहाँ पर लिखा भी है। प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, पीएम के लिए 25, गवर्नर के लिए 35, यानी कि गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35-35 है। ठीक है, पीएम के लिए 25 है, चीफ मिनिस्टर के लिए 25 है, एमपी बनना है लोकसभा का, ठीक है, तो 25 है, राज्यसभा का 30 है, एमएलए यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं 25 है, एलसी बनना है 30 है, सरपंच बनने के लिए 21 साल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और गांव में सरपंच। द कमीशन वाज, अच्छा सरपंच की बात हुई है तो पंचायत की बात कैसे नहीं होगी? पंचायत सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि सबको इंतजार है पार्ट 2 का। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि भाई ये बताइए कि जो पंचायती राज अधिनियम हमारा आया था, सबसे पहले किस राज्य में आया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के किस जो है अधिनियम के अंडर आया था? एक बार कमेंट करके बताइएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। 109 सवाल है स्क्रीन के ऊपर, कह रहे हैं कि द कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसकर। कह रहे हैं कि जलियांवाला की जांच जो आयोग का गठन किया गया था, वहां पर आपको बताना है, जलियांवाला बाग नहीं है, यहाँ पर हत्याकांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कोई कमीशन बिठाया था हमने कि भाई उसकी जांच की जाएगी। उस कमीशन का नाम क्या था? हंटर, बटलर, सेडलर या कैंपबेल? जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका हंटर कमीशन है, ये वाला एक हंटर कमीशन, तो ये वाला है, मैं लिख देती हूँ। एक हंटर कमीशन आपका एजुकेशन वाला भी है, जिसमें ये कहा गया कि भाई हिंदुस्तानियों को पूरी तरीके से शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, हालांकि वो बाद में मंजूरी नहीं मिली उसको, तो वो रद्द भी कर दिया गया था। After the terrible massacre at Jallianwala Bagh on 13th of April 1919, the Legislative Council of a Governor of India, इन्होंने हंटर कमीशन टू एग्जामिन द मिसहैप द अकर देयर, उन्होंने भाई जो 1919 में घटना हुई थी जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग को बिठाया गया। वो बात अलग की थी कि कमीशन हमला करने वाले भी ब्रिटिशर थे, कमीशन बिठाने वाले भी ब्रिटिशर थे, जांच करने वाले भी ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ पर रिजल्ट्स की उम्मीद कितनी थी हमें आप सबको पता ही है, और उसके बाद आप सबको पता है कि जनरल डायर की हत्या करके इसका बदला भी लिया गया था। कमेंट करके बताइए कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, कहाँ मारी थी? ठीक है, और ये यहाँ पर हिंदी पंजाबी में लिखा भी हुआ है, बुलेट मार्क्स जो उस वक्त लगे थे, ये मेन डोर का यहाँ पर एक जो आप देख पा रहे होंगे इमेज नजर आ रही है। अब है पिछले 2 साल पहले जलियांवाला बाग काफी चर्चा में रहा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर एक रेनाउंस्ड पर्सनालिटी की इमेज लगाई गई थी, इमेज मतलब स्टैचू लगाया गया था, और उसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट भी रही। जरा कमेंट करके बताइए कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस शहीद व्यक्ति का नाम क्या है जिनकी मूर्ति वहां पर लगाई गई है। द डैश पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज, सुनहरा युग या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मुगलों को, मराठों को, गुप्तों का, बुद्धिस्ट से?
ठीक है, तो भाई यहाँ पर गुप्ता एज को बोला जाता है, गुप्त काल को बोला जाता है स्वर्ण युग, गोल्डन एज, है ना। और क्योंकि इमेज आपके सामने है, अब गोल्डन एज से मतलब ये नहीं कि सोने के सिक्के बड़े छापे गए थे, इतिहास वालों को पता होगा, बट जनरल स्टडीज वालों को शायद हो सकता है कि जानकारी ना हो। देखिए गोल्डन एज की बात की गई है ना। गोल्डन एज से हमारा मतलब है कि वो वाला काल जहां पर कि बड़े ऐसे बदलाव देखने का मौका मिला, जहां पर डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हुई, चाहे वो इकोनॉमी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे हम यहाँ पर रिलीजन की बात करें, दोनों तरीके से हुई। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव भी सोशली देखा जाए, चाहे यहाँ पर राजाओं के अपने जो है जोश को देखा जाए, समुद्रगुप्त की बात करें हम, चाहे चंद्रगुप्त की बात करें, तो उनके द्वारा जो थी ली गई हम डेजिग्नेटेड उपाधियों के बारे में बात करें, कई बार उपाधियों से भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगी। ठीक है, देख लेते हैं गुप्ता सी इसका सही आंसर था। आंसर कह रहा है कि भाई 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में गुप्ता एज को गोल्डन एज के नाम से जाना गया, क्योंकि आर्थिक रूप से, ठीक है, और यहाँ पर सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने का मौका मिला, और लार्जेस्ट अचीवमेंट रहा ये हिंदुस्तान का। जहां पर फील्ड ऑफ साइंस की बात करें, जब हम चरक संहिता की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें हम, ठीक है, जब हमने पहली बार ये जाना कि कुओं से पानी निकालने के अलावा रहड़ जैसे सिस्टम भी हम प्रयोग में कर सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग की बात करें हम, आर्ट की बात करें, डायलेक्टिक लिटरेचर की बात करें, कालिदास जैसे महान व्यक्ति को जिन्होंने हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है, मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रामानुज जैसे जितने भी महान व्यक्ति थे हमारे, ठीक है, उनकी तरह मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा योगदान उनका रहा। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी, जब हमने ये जाना कि भाई सूर्य और पृथ्वी की अपनी क्या दिशाएं हैं, कैसे एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, और रिलीजन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और फिलोसफी ड्यूरिंग द गुप्ता एज, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप देखेंगे कि गुप्ता एज अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा यहाँ पर भास्कर होगा, यहाँ पर मैंने शायद रामानुजन का नाम लिया, माफ कीजिएगा। ठीक है, भास्कर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जीरो की जो हम बात करते हैं, शुरुआत की जो हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो चीज सालों बाद ढूंढी वो हिंदुस्तान के पास पहले से मौजूद थे। चरक संहिता की मैंने बात की यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जब हम बात करते हैं साइंस के फील्ड में, सर्जरी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देख पाएंगे मैप स्क्रीन के ऊपर, गुप्ता एम्पायर, मगध कैपिटल सिटी। आज का जो हिंदुस्तान है हमारा इतना कवर्ड नहीं मानते हम इसको, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन बाउंड्री उतनी नहीं है हमारे पास अब, ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है यहाँ पर आकर के। ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, ये रहा आपका ईस्टर्न पार्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, और हम बात किसकी कर रहे हैं, गुप्ता एम्पायर की। तो ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ना ऑरेंज वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट गुप्ता एम्पायर का था। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख पाएंगे कि इतनी ज्यादा, यानी पूरा का पूरा नॉर्थ से लेकर के ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेस्ट वाला पार्ट भी अगर हम देख लेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ तक ऑलमोस्ट सिर्फ, अगर ये वाला सेक्शन छोड़ दें हम थोड़ा सा साउथ वाला, तो बाकी की बाकी चीजें गुप्ता एम्पायर के हदों में थी। तो उस वक्त में इतने बड़े टेरिटरी को संभालना, क्योंकि आजकल तो हम स्टेट और यूटीज की बात करते हैं जहां पर एक अलग गवर्नर है ना, हर एक का एक एमएलए है, एमपी है, पंचायती राज है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो उसके बावजूद इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 111 की बात करते हैं। मैंने कहा था कि गिर नेशनल पार्क के ऊपर भी सवाल आएगा, तो गिर नेशनल पार्क की बात हो रही है। नॉन इज फॉर व्हाट, कहने के रेड सिल्क कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है, लाल रेशम कपास, ठीक है, या फिर औरंगुटम के लिए फेमस है, चेरी ब्लॉसम के लिए है, एशियाटिक लाइन्स के लिए। तो इनमें से क्लियर हो गया होगा आपको गिर नेशनल पार्क। अच्छा, ये है कहाँ, मैंने अभी भी चर्चा की थी आपसे, ठीक है। तो गिर फॉरेस्ट की हम बात, एशियाटिक लाइन्स के नाम से जाना जाता है इनको, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इमेज। तो गिर नेशनल जो आपका पार्क है यहाँ पर गुजरात में है। मैंने गिर से ही आपको बोला था कि ध्यान रखिएगा कि गुजरात का पुराना नाम गिर था, उससे पुराना नाम सौराष्ट्र था, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लाइन्स हु फ्रिक्वेंट द फेंस्ड ऑफ देवालिया सफारी पार्क, है ना, जो कि यहाँ पर वन्य जीवन के अभ्यारण्य के लिए काम करती है, और एशियाटिक शेरों के रक्षा के लिए यहाँ पर काम करता है, जो तेंदुआओं और मृगों के साथ देवलिया सफारी पार्क में अक्सर आते रहते हैं। तो गिर जंगल जो है यहाँ पर ट्रेल आउटसाइड द फेंस्ड एरियाज, फेंस्ड मतलब जो उनके रिंग के बाहर की चीजें हैं, जंगल ट्रॉल, बाड़ बेसिकली हिंदी शब्द सही है,
वाले क्षेत्र के बाहर पर्णपाती जंगल से होकर के गुजरात और गिद्धों और अजगरों सहित वन्य जीवों का घर है। बहुत फेमस, बहुत पुराना है ये। और कमलेश्वर डैम की अगर हम बात करते हैं तो दलदली मगरमच्छ और भारतीय स्कीमर और पेलिकन जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं। तो ये आप ध्यान में रख पाएंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि इसके आसपास कौन सा डैम है, तो याद रखिएगा कमलेश्वर डैम यहाँ पर बिल्कुल पास में बसा हुआ, जहाँ पर जो पानी में जीव रहते हैं, मगरमच्छ की यहाँ पर बात की जा रही है। दलदली जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, उसको उन्होंने रिजर्व्ड कर दिया है गिर नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, मानस जो हमने डिस्कस किया था असम वाला, वहां पर टाइगर्स काफी ज्यादा फेमस है। Who started the temple entry movement in 1927? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने किया था, ठीक है, मेधा पाटकर ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, या फिर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। मेधा पाटकर जी का भी अपना इन्वायरमेंट में एक अच्छा रोल है, लेकिन वो वर्तमान समय में काफी एक्टिव है। विनोबा भावे जी नहीं है, महात्मा गांधी जी का भी नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर कंप्लीटली सही, 27 की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1927 में अंबेडकर साहब ने स्टार्ट किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आप सबको पता है कि अंबेडकर जी पूर्ण तरीके से जातिवाद के खिलाफ थे और बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया था। और महर कास्ट फॉलोअर माने जाते थे उस वक्त में, तो बड़ी जाति हुई उनके शुरुआती जीवन में। और उसको अंडरस्टैंड करते हुए उनकी एक ही मांग थी कि पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो अछूते लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको कि अपना अधिकार नहीं मिल पाता हर मामले में, शिक्षा में या फिर इक्वालिटी में, हर तरह से इक्वालिटी, उसकी उन्होंने हमेशा बात की। और आप सबको ध्यान हुआ कि जिसके चलते पूना पैक्ट जैसा समझौता भी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ किया था इतिहास में, जो कि काफी फेमस है, जिसमें कि रिजर्व्ड कैटेगरीज, जो हमारे रिजर्व्ड कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनकी सीट्स बढ़ा दी गई थी, मांग की थी और सीट बढ़ा भी दी गई थी। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट सवाल यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ब्राह्मण priest were outraged with the Dalits use water from the temple tank. His aim was to make everyone see the power to cast prejudice within the society. तो उनका मानना था कि भाई क्योंकि ब्राह्मण 1927 के दौर की बात कर रहे हैं ना हम, जहाँ पर कि आप देखिए कि कास्ट सिस्टम बड़ा तेजी से बढ़ा और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर मास मूवमेंट में हिंदुस्तान की आज़ादी में इसलिए भी साथ दिया कि उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर आज़ादी जो है बराबरी की हमें मिलेगी, बट कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे हिस्ट्री की क्लास में। तो 1927 में अम्बेडकर जी का ये पूरी तरीके से ये इच्छा थी कि सबको यहाँ पर बराबरी का अधिकार मिले, जिसके चलते बाद में पूना पैक्ट भी हुआ। और ब्राह्मणों का वर्चस्व था उस टाइम पे, हायर क्लास के लोगों का, जमींदारों की अगर हम बात करते हैं, तो उनको जो है पूर्ण तरीके से एक लेवल के ऊपर रखा गया। और जो माइनॉरिटीज के लोग थे और फिर या फिर जो लोअर क्लास के लोग थे, हालांकि शब्द सही नहीं होगा, उनको जो है बराबरी की का हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था, आप एक ही जो है गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते, ये सारी चीजें। तो आप सबको ध्यान में भी होगा कि जो कुएं से पानी भरने वाला इंसिडेंट है, जहां पर जाके मनुस्मृति को फाड़ा भी था अम्बेडकर जी ने, क्योंकि मनु जी यहाँ पर बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं हायर अथॉरिटीज को और फेवर करते हैं कि भाई जो लोअर क्लास है उन सारे के सारे लोगों को अगर जाति हो भी रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको लेकर के अम्बेडकर जी का काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा था और उन्होंने सारे लोगों को एक ही कुएं पर इकट्ठा करके पानी पिया और कहा कि पानी पी लेने से, एक ही कुएं में से उसका यूज कर लेने से किसी का जो जो धर्म है या ह्यूमैनिटी हो भ्रष्ट नहीं होती है, मानवता भ्रष्ट नहीं होती है। आगे बात करते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पैम्पस ग्रासलैंड सिटुएटेड? ठीक है, पंपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में है, ब्राजील में है, चिली में है, या फिर यहाँ पर इक्वाडोर में है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली एंड इक्वाडोर। तो देखते हैं कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर चलते हैं हम। ये जितनी आपको ग्रासलैंड्स नजर आ रही हैं, है ना, ये ग्रीनिश जो पार्ट है आपका, डार्क ग्रीन वाला है ना, ये वाला, ठीक है, ये पंपास है पूरी तरीके से, ये पंपास है साउथ अमेरिका में, आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में है। तो इनका अपना एक अलग ही पूरी तरीके से एक अपना एक अलग वर्चस्व माना जाता है हर चीज में और पूरी तरीके से एक इम्पोर्टेंस भी है इनकी, है ना। स्टीपी, सवाना, टुंड्रा, यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं, पेरियार से भी सवाल कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बिल्कुल अर्जेंटीना सही हो जाएगा, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। 114 की तरफ चलेंगे। व्हाट डज द लॉरेंज कर्व इंडिकेटेड? ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? इकोनॉमिक्स का ये सवाल है।
रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप किसके बारे में, ओके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेशनशिप के बारे में हम बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटीज एंड इट्स डिमांड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन सही है इसका। एक सेकेंड, ओके इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में बात, माफ कीजिएगा, नहीं की है, कमोडिटी के बारे में नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। जब हम इक्वली इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। लॉरेंस कर्व, यहाँ पे मैं इमेज दिखा देती हूँ आपको, कुछ ऐसा कर्व चेक करता है जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि आने वाले वर्षों में और बीत चुके वर्षों में हमारा जो ग्राफिक है इनकम और वेल्थ को लेकर के, वो कितना ज्यादा आगे पीछे हुआ है। तो लॉरेंज वक्र आय वितरण को इंगित करता है, है ना, जो हम बात करते हैं धन या आय, कितना इनकम आप यहाँ पर जो है इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर इट वॉज डेवलप्ड इन 1905 बाय मार्क्स ओ लॉरेंज टू रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं ना कि कई जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी कुछ चीजों में लेकर के, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेकर के, तो उसकी हम बात करते हैं। तो मैक्स साहब ने सबसे पहले बताया कि इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा वक्र है किस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा होता है, किस तरीके से आय प्रतिबंधित होती है भी है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं छोड़ करके जा रही हूँ आपके लिए, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, ठीक है। तो आसान है, इंपॉर्टेंट है, साइंस का सवाल है, ठीक है। तो लाइकोपोडियम है, ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट किसी चीज को जो है खटास देने के लिए सिट्रिक का हम यूज करते हैं, ईस्ट खमीर वैसे बेसिकली इसको बोला जाता है। लैक्टोबैक्लियस है या फिर फंगल है, तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगी आपसे तो मैं यहाँ पर डिस्कस भी करूंगी आपसे कि इसका सही ऑप्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है और किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर यूजफुल कंटेंट्स के साथ, और आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए। और चलते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट लिंक्स की तरफ। एक PDF मिलेगी आपको बीट द कॉम्पिटिशन में, जिसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और YouTube के माध्यम से आप सारी प्रिपरेशन जो रह गई है उसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम आपका होना ही है, और YouTube पे बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी बाकी प्रिपरेशंस के लिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, या फिर मैं बात करूँ टीचिंग की, एजुकेशनल करंट अफेयर्स की, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कवरेज में नहीं है हमारे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ, और तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। और तब तक मैं अब छोड़े जाती हूँ आपको इस खूबसूरत पिक्चर के साथ आज के इस सेशन में, क्योंकि भाई अभी हाल फिलहाल में इतना प्राउड काम किया है हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 को लेकर के, तो थोड़ी सी तो अभी भी मेमोरीज हमारे दिमाग में रहें तो अच्छी है, ताकि हम आने वाले दिनों में इसकी और बेहतरी की उम्मीद कर पाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।